हेलो फ्रेंड्स, और टीचर एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हिंदी पेडागोजी कर रहे हैं, है ना। तो अब हिंदी पेडागोजी के 4 चैप्टर हो चुके हैं। आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 5, वो भी 2 पार्ट में, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज है चैप्टर नंबर 5 और पार्ट नंबर 1। ठीक, और टॉपिक है भाषा विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का। चलो अब हम इसको पढ़ते हैं। भाषा विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं। उत्सुकता, नवीनता, ध्यान और प्रेरणा, ये चारों कक्षा शिक्षण के 4 मजबूत आधार स्तंभ माने जाते हैं। देखिए, उत्सुकता, नवीनता, ध्यान और प्रेरणा, ये क्या माने जाते हैं? 4 मजबूत स्तंभ माने जाते हैं भाषा शिक्षण के। ठीक है, अब है शिक्षण का अर्थ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं बल्कि उन तक पहुंचना है। यानी कि बच्चों को केवल सिर्फ ABCD या शिक्षा अक्षर ज्ञान देना ही नहीं है, बल्कि उनको अन्य ज्ञान देना भी है, उन तक पहुंचना भी है ना, उनके समझना भी है। अध्यापक बनना और अध्यापक होना 2 भिन्न तथ्य हैं। यानी कि अध्यापक बनना और अध्यापक होना दोनों अलग अलग हैं। कैसे अलग हैं, देखते हैं। अध्यापक बनने के लिए 1 डिग्री की आवश्यकता होती है। किसके लिए? अध्यापक बनने के लिए 1 डिग्री की आवश्यकता है। जैसे हमने BEd कर लिया, PTC कर लिया, MAd कर लिया, तो वो क्या है? वो 1 डिग्री है। अब उस डिग्री से तुम अध्यापक बन जाओगे। ठीक है, किंतु एक अध्यापक होना एक सतत अध्ययन की प्रक्रिया की अनिवार्य होती है। अध्ययन की अनिवार्यता होती है। अब क्या है? अध्यापक होना, अध्यापक बनना क्या है? जहाँ डिग्री की जरूरत होती है। और अध्यापक होना का सतत अध्ययन की अनिवार्यता होती है। यानी कि अध्यापक होना जिसके अंदर शिक्षण को लेकर संपूर्ण ज्ञान हो, बच्चों को ठीक से पढ़ा सके, समझा सके, उनकी बात को समझ सके, तो वह है अध्यापक होना। यानी कि आंतरिक रुचि, समझ लो। जिस शिक्षक के अंदर आंतरिक रुचि होगी वो सब कुछ कर ही लेगा, लेकिन जिसे सिर्फ डिग्री लेके नौकरी पानी है वो अच्छा अध्यापक नहीं होगा। शिक्षण में आने वाली समस्याएं। ठीक है, अब हम समस्याएं को पढ़ते हैं। शिक्षण एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है जिसके 3 कोण हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी, अध्यापक। देखो, त्रिकोणीय इस तरह बनाते हैं ना, त्रिकोणीय। तो एक तरफ क्या होता है? शिक्षार्थी, है ना, दूसरी तरफ होता है शिक्षक, और तीसरी तरफ होता है शिक्षण, है ना, इस तरह से। तो शिक्षक विभिन्न प्रवृत्तियों, तकनीकों का प्रयोग करके अपने शिक्षण को बहुआयामी बनाता है। शिक्षण स्तर में सामान्यतः 3 स्तर पर समस्याएं होती हैं। तो शिक्षण स्तर में कितनी समस्याएं होती हैं? 3 स्तर पर समस्याएं होती हैं। देखते हैं कौन कौन से। शिक्षक के स्तर पर, शिक्षण के स्तर पर, शिक्षार्थी के स्तर पर। देखो, ये 3 है ना। शिक्षक, शिक्षण और शिक्षार्थी के स्तर पर 3 समस्याएं होती है, और यही 3 कौन भी है? शिक्षक, शिक्षण और शिक्षार्थी, है ना। अब देखते हैं कि इनको डिटेल में कि कैसे कैसे कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। ठीक है, शिक्षण के स्तर पर शिक्षक 2 कारकों से प्रभावित होकर शिक्षण के क्षेत्र में आते हैं: संयोग से या अपनी इच्छा से। ठीक है, पहली समस्या तो यही देख लो। अगर शिक्षक संयोग से आ रहा है या फिर ऐसे ही बस वो चलो पढ़ा लेते हैं उससे आ रहा है, तो वहाँ पर भी शिक्षक के लिए समस्याएं हैं शिक्षण में। तो नेक्स्ट है, शिक्षक पूर्ण रूप से प्रशिक्षित ना हो। शिक्षक जो है अगर ऐसा पूरी तरह से प्रशिक्षण ही ना हो, ज्ञान ही ना हो, जैसे कि आपने देखा होगा BTC में, BEd में ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं, तो वो इसलिए तो कराते हैं ताकि उसका प्रशिक्षण अच्छा हो जाए, लेकिन वही नहीं होगा तो वहाँ पे भी समस्याएं होंगी। शिक्षक के ऊपर अपनी मातृभाषा का अत्यधिक प्रभाव हो। ठीक है, तो अगर शिक्षक के ऊपर अपनी मातृभाषा का अत्यधिक प्रभाव हो तो भी वहाँ समस्याएं होंगी, है ना। अगर मान लो वो उसे, जैसे लिख रहा है यहाँ पे, बंगाली का बंगाली बोलेगा। ठीक है, अगर शिक्षक बंगाल का है तो वो बंगाली भाषा की उसी का ज्ञान ज़्यादा होगा, और दूसरे भाषाओं का उससे कम होगा, तो वहाँ पे भी दिक्कत थोड़ी आती है।
शिक्षक मानसिक दबाव की परिस्थितियों में उलझे हों। अगर शिक्षक को कोई भी टेंशन है, किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव है, चिंतन में है, तो भी उस परिस्थितियों में वो उलझा रहेगा और अपने शिक्षण कार्यों को ठीक से नहीं कर पाएगा। विषय का समुचित ज्ञान ना होना, जो भी उसका अपना सब्जेक्ट है, जो उसे पढ़ाना है, अगर उसे पूरी तरह से उसका ज्ञान नहीं होगा तो वो ठीक से उसे समझा भी नहीं पाएगा, ठीक से उसे पढ़ा भी नहीं पाएगा। शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों का पालन नहीं कर रहा हो। अगर शिक्षक का जो एक टीचर का जो भी विद्यालय में वर्क होता है, जो काम होता है, अगर वो उसको ठीक से पालन नहीं कर रहा है, उसे ठीक से नहीं निभा रहा है, तो वहाँ पे भी शिक्षण में समस्याएं आती हैं, क्योंकि ये सभी समस्याएं बच्चों से जुड़ी हैं और अगर शिक्षक समस्यात्मक है तो बच्चा भी समस्यात्मक ही हो जाएगा। शिक्षण के स्तर पर अब नेक्स्ट वाला आती है, नेक्स्ट समस्या है जो हमने 3 में बांटी थी ना, 3 समस्याएं, उनमें से सेकंड वाली। शिक्षण के स्तर पर शिक्षक को भाषा शिक्षण में विद्यालय से साधन सहयोग ना मिल रहे हो। ठीक है, अगर शिक्षक को विद्यालय से यानी कि स्कूल से जहाँ पे भी वो पढ़ा रहा है, अगर वहाँ से साधन नहीं मिल रहा हो, सहयोग नहीं मिल रहा हो, पढ़ाने से जुड़ी समस्याएं हो रही हो, तो भी समस्या आती है। जैसे संसाधनों की कमी हो, जैसे शिक्षण की आवश्यकता अनुसार श्याम पट चौक प्रोजेक्ट इत्यादि ना हो। या संसाधन मतलब जो टीचिंग से जुड़े सामान हैं और अगर वो सामग्री ना हो तो भी शिक्षण में समस्या आ जाती है। जैसे ब्लैक बोर्ड लिखा, मान लो ब्लैक बोर्ड नहीं होगा तो टीचर किस चीज़ पे ग्राफ बना के समझाएगा बच्चों को, किस चीज़ पे दिखाएगा। चौक नहीं होगी तो लिखेगा किससे, है ना। प्रोजेक्टर नहीं होगा तो फिर वो पिक वगैरह दिखाएगा कैसे पूरी क्लास को एक साथ। तो इस तरह की समस्याएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कक्षा में प्रकाश पंखे आदि की उचित व्यवस्था ना हो। देखो, अगर किसी भी प्रकार की उचित व्यवस्था नहीं है तो भी समस्याएं होंगी। जैसे पंखे नहीं है तो गर्मी में पढ़ाई पे ध्यान कम और गर्मी पे ध्यान ज़्यादा जाएगा। प्रकाश अंधेरा होगा, खिड़कियाँ ताज़ी हवा के लिए नहीं होंगी, लाइट नहीं होगी तो भी समस्याएं होंगी। जब दिखेगा नहीं तो पढ़ेंगे कैसे। नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा में छात्रों की संख्या अनुपात से अधिक हो। यानी कि अगर एक टीचर पे ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे हों पढ़ाने के लिए तो भी उसके लिए दिक्कत होती है ना। क्योंकि एक टीचर उतने ही तो बच्चों को पढ़ा सकता है ना जितने को वो संभाल सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा को थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाता है ना, आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाएगा। अब देखो जैसे प्राइमरी है, प्राइमरी में एक शिक्षक पे 30 बच्चे हों और जूनियर में एक शिक्षक पे 35 बच्चे, इससे ज़्यादा होंगे तो थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाता है बच्चों को, है ना। तो वो भी समस्या होती है। ऐसी पाठ्य सामग्री हो जो रुचिपूर्ण ना हो। अगर पाठ्य सामग्री ऐसी है जिसमें बच्चा रुचि नहीं ले रहा, शिक्षक रुचि नहीं ले पा रहा है तो भी समस्याएं होती है। सही मूल्यांकन ना कर पाना, अगर शिक्षक बच्चे का सही से मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है, वो पहचान ही नहीं पा रहा कि बच्चे ने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा, तो भी दिक्कत होती है। मूल्यांकन के पश्चात त्रुटियों की पहचान ना कर पाना, यानी कि शिक्षक ने बच्चे का मूल्यांकन तो कर लिया पर अब वो ये नहीं पहचान पा रहा कि बच्चे ने कहाँ गलती की है, उसे और क्या सिखाना, उसने जो सीखा है उसमें क्या उसने ऐसी गलती की है जो हमें सुधारनी है, तो भी समस्याएं पैदा होती हैं, है ना। अब तीसरी है शिक्षार्थियों के स्तर पर। अब समस्याएं नंबर 3 पर आती है शिक्षार्थियों के स्तर पर। ठीक है, इसका पॉइंट देखते हैं। कक्षा में बहुभाषी बच्चों का होना। बहुभाषी मतलब अलग अलग भाषाओं वाली। अगर बच्चे एक ही क्लास में मान लीजिए अलग अलग भाषाओं के बच्चे हैं जिनकी मातृभाषा अलग अलग है, किसी की हिंदी हो गई, किसी की इंग्लिश हो गई, किसी की मराठी हो गई, किसी की पंजाबी हो गई, है ना। तो उसके लिए भी शिक्षक को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब शिक्षक भी कितनी भाषाओं का ज्ञान रख सकता है, तो उसे दिक्कत तो होगी ना हर बच्चे को उसकी भाषा में थोड़ा समझाते हुए चलना। बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक एवं सहायक सामग्री का न होना। अगर बच्चे के पास उसकी अपनी पाठ्य पुस्तक नहीं है या पढ़ने से जुड़ी कोई भी सहायक सामग्री नहीं है, जैसे पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, है ना, कोई चीज़ नहीं है, तो बच्चे के लिए भी समस्याएं होंगी ना कि उसे कैसे सिखाया जाए। पारिवारिक वातावरण का भाषा शिक्षण के अनुकूल ना होना, यानी कि जो बच्चे का पारिवारिक वातावरण है, जो परिवार है, अगर वो उस बच्चे की भाषा के शिक्षण के अनुकूल ना हो तो भी दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा अपने परिवार के पास ही रहता है, विद्यालय से भी ज़्यादा, है ना। भाषाई कौशल में
पठन लेखन ठीक ना होना। अगर बच्चे का पठन यानी पढ़ना, लेखन यानी लिखना, अगर पढ़ने और लिखने में ठीक को ना हो तो अभी समस्याएं आती हैं। शारीरिक कष्ट होना, किसी भी बीमारी या चोट वगैरह लगने से जो शारीरिक समस्याएं होती हैं उसके कारण भी दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स, अब हमने कर लिया था चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, है ना। तो अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2, ठीक है। तो इसमें है अधिगम समस्याएं, ठीक है। अधिगम समस्याएं को अब हम करेंगे। चलो देखते हैं, इसे पढ़ते हैं। बच्चे शिक्षण संबंधी विकारों से ग्रस्त होते हैं जिन्हें पढ़ने, लिखने व समझने में मुश्किल होती है। कुछ कुछ नाम अक्षमताएं होती हैं जिनके कारण मस्तिष्क को उचित रूप से उपयुक्त सूचना नहीं पहुंच पाती है, जो कि निम्नलिखित है। ये कहने का मतलब ये है कि बच्चों में लिखने पढ़ने से संबंधित कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं और जिससे बच्चों को पढ़ने में, लिखने में, समझने में, हर चीज़ में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो उनको हम अक्षमताएं कहते हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन सी हैं, क्या है, ठीक है। डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया है पठन विकार यानी पढ़ना संबंधी विकार। इस समस्या से पीड़ित बालकों को पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे बालकों और उनके विशेष ध्वनि, शब्द आदि में पहचान नहीं कर पाते। देखो, जो डिसलेक्सिया, सीधे सीधे मतलब ये है, डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। जो बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है किसी भी चीज़ को और वो उस पर पढ़ने में दिक्कत आ रही है कहीं ना कहीं, तो वो पठन संबंधी विकार है। डिस्ग्राफिया यानी लेखन संबंधी विकार, लिखने संबंधी विकार, है ना। यह लेखन अक्षमता है। इससे पीड़ित बच्चे शब्द की बनावट को नहीं पहचानते। इसके कारण वे शब्दों को उल्टा व अशुद्ध लिखते हैं। देखो, डिस्ग्राफिया यानी लिखने संबंधी विकार है। इसमें बच्चे को ये नहीं पता चल पाता कि जो लिखा है वो क्या लिखा है। जैसे कि बहुत से बच्चे पी ऐसे पी हो बनता है तो ऐसे लिख देते हैं, है ना। तो इस तरह सी ऐसे है या ऐसे इस तरह लिख देते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाएं तो तारे ज़मीन पर मूवी है, वो उसमें भी ऐसे दिखाते हैं ना कि उसमें बच्चे को जो है डांस करते अक्षर नज़र आते हैं, कभी उल्टे कभी सीधे, वो गलतियाँ करता रहता है। तो ये वही विकार है ना। डिसकैलकुलिया गणित संबंधी विकार, है ना। तो कैलकुलिया से पता चल रहा है मैथ का, है ना। तो कैलकुलिया गणित संबंधी विकार है, ठीक है। गणित संबंधी विकार, इस विकार से पीड़ित बच्चे गणित के सूत्र को समझने, उन सूत्र को याद करने, अंकों को व्यवस्थित करने और सवाल को लिखने में समस्याओं का सामना करते हैं। देखो, गणित में बच्चों को दिक्कत आती है गणित संबंधी विकार में, यानी कि वो मैथ में से दिक्कत आती है। जैसे कि ये 6 और 9 में अंतर ना कर पाना, ठीक है ना। तो इस तरह से उसे दिक्कत आती है। एक जैसे वर्ड में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो गणित संबंधी विकार है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बुद्धि का, मंद बुद्धि, ठीक है। मंद बुद्धि, 70 से कम IQ वाले बच्चे मंद बुद्धि की श्रेणी में आते हैं। उनकी स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। कम बुद्धिमत्ता के कारण इन्हें भाषा शिक्षण में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि देखो, 70 से जो जिनकी बुद्धि लब्धि IQ उसमें है ना, साइकोलॉजी में IQ निकालना आपको आता होगा, साइकोलॉजी में नहीं आता तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, सिखाएंगे साइकोलॉजी की क्लास में। तो जो 70 से कम जिन बच्चों की बुद्धि होती है वे मंद बुद्धि की श्रेणी में आते हैं ना, है ना, IQ साइकोलॉजी के IQ के अनुसार, है ना। तो वे बच्चे जो मंद बुद्धि की श्रेणी में आते हैं कौन है, 70 से कम के बच्चे। तो उनको क्या क्या समस्याएं होती हैं, उनकी शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। कम बुद्धिमत्ता के कारण उन्हें भाषा शिक्षण में भी समस्याएं आती हैं। तो पढ़ने वढ़ने में भी थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं, है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं
ADHD, ठीक है, ADHD अर्थात एकाग्रता में कमी वाले बालक एकाग्रता में कमी होने के कारण ठीक से पढ़ लिख नहीं पाते। इसमें बालकों को पहले पूरी बात करने को कहो, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे एकाग्रता के कारण ठीक से ना पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए एक ही सबसे अच्छा वो है कि उनसे बात करो, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बात करने के मौके दो, अवसर दो, है ना, यही सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। डिस्प्रेक्सिया, ठीक है, क्या है? डिस्प्रेक्सिया है मांसपेशियों पर नियंत्रण ना होने के कारण ये बालक हिलने डुलने एवं समायोजन में, भाषा सीखने और बोलने में कठिनाइयाँ महसूस करते हैं। कौन? डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया के बाद बच्चों की क्या समस्याएं होती हैं? ये मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, है ना, बालक हिलने डुलने में समायोजन नहीं कर पाते, भाषा सीखने और बोलने महसूस करने, यानी कि इन सभी चीज़ों में उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जिन बच्चों में समस्याएं होती हैं ना, वे बच्चे इसी में आते हैं, डिस्प्रेक्सिया में, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट अफेजिया। अफेजिया इस प्रकार से पीड़ित बच्चे ठीक प्रकार से सुन नहीं पाते और निर्देशों का पालन नहीं कर पाते हैं। कौन बच्चे? अफेजिया वाले बच्चे। वे ठीक प्रकार से सुन नहीं पाते, मतलब सुनाई तो देता है लेकिन कम, है ना, निर्देशों का पालन नहीं कर पाते। कहने का मतलब कि आपने कोई काम दिया, टीचर ने कोई काम बता दिया, तो उसको सही प्रकार से कर नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे, कर ही नहीं सकते हुए, है ना, इस वजह से तो वे बच्चे रखे जाते हैं डिस्फेजिया की श्रेणी में, ठीक है। अब हमने जो पढ़ा है फ्रेंड्स, अब हम उसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है। पठन में आने वाली समस्या का नाम है डिसलेक्सिया। मांसपेशियों पर नियंत्रण ना हो ना कहलाता है डिस्प्रेक्सिया। देखो अभी ये हमने पढ़ा, पठन में संबंधी वाली क्या है? डिसलेक्सिया। पठन यानी पढ़ने से संबंधित विकार, है ना, और मांसपेशियों वाली कौन सी थी? डिस्प्रेक्सिया, है ना, डिस्प्रेक्सिया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदान और उपचार के समय शिक्षक का रवैया सकारात्मक होना चाहिए, यानी कि निदान जब और उपचार के समय शिक्षक का रवैया कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। निदान, बच्चे को कोई भी समस्याएं हैं, अगर हम उस समस्याओं का निवारण कर रहे हैं, उस समस्याओं का सोल्यूशन ढूंढ के उसकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो वो निदान में आ गया। और निदान उस समय हमारा जो एक शिक्षक है उसका जो है पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, है ना, ये नहीं कि बच्चे को डांटे वगैरह, सरल व्यवहार और पॉजिटिव सोच। कार्य के क्रम में अंतिम होना, कक्षा कार्य गृह कार्य की बारीकी जांच, ठीक है। तो गृह कार्य की बारीक जांच करनी चाहिए कि ताकि हमें ये पता चल सके, एक शिक्षक को ये पता चल सके कि बच्चे को जो हमने पढ़ाया था और उसको ही रिवाइज के लिए होमवर्क दिया जाता है ना, तो वो उसके कितने माइंड में रहा, वो उसे किस प्रकार से करके लाया है, ये सब चीज़ें बच्चे का एक प्रकार से मूल्यांकन ही होता है कि उसने कितना सीखा था और आगे हमें उसे कितना सिखाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था चैप्टर नंबर 5, है ना, बाकी के चैप्टर नंबर 4 पहली वीडियो में हम करा चुके हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।